सो मैनेजमेंट 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 यार, ये मैनेजमेंट होता क्या है? अगर हम बात करें सिंपल सी बात, कि यहाँ पे आपके माइंड में एक थॉट आता है, ये कंफ्यूजन आता है कि यार मैनेजमेंट होता क्या है। एंड द थिंग इज कि मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, यानी कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके भी माइंड में ऐसा कंफ्यूजन जरूर आया होगा कि यार सर, हम पढ़ाई करते हैं ना, हमारे माइंड में बार बार ये चल रहा होता है कि यार एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट होता क्यों है सर, क्या रीजंस है कि भाई मैनेजमेंट को बोला जाता है कि विदाउट मैनेजमेंट द गोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी इवन अचीव। तो अगर ये कंफ्यूजन आपके भी माइंड में आया है, या आपके भी थॉट्स इस तरीके के हैं कि आप भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा आप लोगों को कि यार मैनेजमेंट को क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये सेशन के बाद आप लोग के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाने वाले। तो हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे बच्चों अपने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के, एंड द थिंग इज डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। सो दिस इज मेहताब आलम, योर कॉमर्स एजुकेटर, एंड आगे बढ़ते हैं अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी सबसे पहले मैनेजमेंट की जो इंपॉर्टेंस की बात की जाए, इसका मतलब होता क्या है? यार आप अगर मैनेजमेंट को समझो, यहां पर सिंपल सा थॉट है कि यार मैनेजमेंट क्रिएट टीम। क्या बोला गया भाई? मैनेजमेंट क्रिएट टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेटिंग द ग्रुप, मैनेजर गिव्स द डायरेक्शन टू इंडिविजुअल्स एफर्ट्स। यानी बेसिकली हम सबको पता है कि मैनेजमेंट में बहुत सारे पर्सन अवेलेबल है, यानी जब भी हम मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं हम क्या बोलते हैं? इन विच मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस इन विच द वेरियस इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इसी डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करते हुए ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिख रहा है, और जो पहला इंपॉर्टेंस उसमें लिखा हुआ है कि अचीविंग ग्रुप गोल्स, यानी विदाउट मैनेजमेंट द ग्रुप गोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी इवन अचीव। क्योंकि सब लोग, अगर हम बात करें एक नॉर्मल से अंडरस्टैंडिंग पे समझे कि यार बेसिकली अपना एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, इज इट? अब इसके लिए सपोज कर लेते हैं भाई 7-8 डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, 7-8 डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि ये जो ग्रुप गोल रहा होगा, इसी ग्रुप गोल के अकॉर्डिंग सारे जो डिपार्टमेंट्स के गोल है वो क्या है भाई? इंटीग्रेटेड है। क्या है? सारे डिपार्टमेंट्स के जो गोल है वो इंटीग्रेटेड है, यानी या डिपेंडेंट है। क्या है बच्चा? म्यूचुअली डिपेंडेंट। यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको हम क्या बोलते हैं कि सारे जो डिपार्टमेंट के गोल है वो क्या है? म्यूचुअली डिपेंडेंट है। एंड म्यूचुअली डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब बच्चों के सारे जो सारे डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट्स अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, तो वो सारे गोल जब अचीव होते जाएंगे, उसका इंपैक्ट क्या देखने मिलेगा? कि ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप गोल अचीव हो जाएगा। करेक्ट? सो यानी कि हमसे बोला गया कि मैनेजमेंट क्रिएट्स अ टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन इन द ग्रुप, मैनेजर गिव common direction to all the departments and all the various individuals which work together for achieving a single objective of the organization। यानी ये हो सकता है कि यार अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है साल सेल्स को इंक्रीज करने का, तो उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है? इस साल ज्यादा प्रोडक्शन करना या क्वालिटी अच्छी करना। मार्केटिंग का काम क्या है? कि भाई मार्केटिंग ज्यादा अच्छे से होगी, ज्यादा रीच लेकर के आना, ज्यादा कंज्यूमर्स तक पहुंचना। तो ये सारे जो है ना अपने आप, यानी एक गोल डिसाइड करने से ऑटोमेटिकली जो सारे डिपार्टमेंट कनेक्टेड होता है, वो सारे डिपार्टमेंट्स के अपने आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाते हैं। और ये सारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स जब आप इंटीग्रेट करते हो, तो इससे आपका ग्रुप गोल या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है बच्चा। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एंड इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो आपके माइंड में जरूर आएगा कि सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। तो बच्चा एक केस स्टडी आएगी, केस स्टडी में आपसे पूछा जाएगा कि इस केस स्टडी को पढ़ के आपको कौन सा वाला इंपॉर्टेंस दिख रहा है, तो वहां पे आपको इंपॉर्टेंस यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि जहां पे लगे कि यार सारे सारे जो डिपार्टमेंट्स है वो वर्क कर रहे हैं और वो अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, जिसके थ्रू क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। तो यहाँ पे आपसे इंपॉर्टेंस पूछा जाएगा, तो आप बोलोगे मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट का जो काम है या मैनेजमेंट का जो वर्क है, तो उससे रिलेटेड क्या होगा? पहला इंपॉर्टेंस यानी अचीविंग ग्रुप गोल्स, अचीविंग ग्रुप गोल्स। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंस पे चलते हैं, इंक्रीज एफिशिएंसी। अब इंक्रीज एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कि जब आप मैनेजमेंट को क्लासिफाइड करते हो या मैनेजमेंट की जब एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है, मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है, तो सबसे पहले ये फाइंड आउट किया जाता है कि भाई सब, जैसे हम लोग मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करते हैं, तो प्लानिंग हो गया जहां पे ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गए। उसके बाद अगला अगला टास्क होता है कि भाई ऑर्गेनाइजिंग करना, यानी आपको ये फाइंड आउट करना कि वर्क क्या क्या काम होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड वो काम कौन कौन करने वाला है। तो बेसिकली आप अगर मैनेजमेंट बनाते हो, यानी मैनेजमेंट में बहुत सारे लोगों को आप लेकर के आते हो, तो आप स्पेशलाइजेशन को फोकस करते हो।
कि अगर सपोज मुझे अकाउंटिंग का काम करवाना है तो मुझे एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो अकाउंटिंग में एक्सपर्ट हो, जो जिसका पास एक्सपीरियंस अकाउंटिंग का हो। अगर मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसी को सौंपना है तो मैं एक ऐसे पर्सन को सौंपू जो प्रोडक्शन में एक्सपर्ट हो, इज इट, या जो सिंपल सी बात है फाइनेंस में एक्सपर्ट हो, सेल्स में एक्सपर्ट हो। तो ऑल दो जब मैनेजमेंट रेडी किया जाता है तो ये सारी चीजों को फोकस किया जाता है, ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। और जब इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है बच्चा, तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी? लाइक कंप्लीटिंग द टास्क बाय यूजिंग द मिनिमम रिसोर्सेज। कोई काम को कंप्लीट करना कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके, दिस प्रोसेस विल बी नोन एज एफिशिएंसी। यानी कि जब हमारा काम कब एफिशिएंट हो जाता है, जब हमने वो काम कंप्लीट किया बाय यूजिंग दी मिनिमम रिसोर्सेज, तो वो ऑटोमेटिकली क्या माना जाता है? एफिशिएंट माना जाता है। तो मैनेजमेंट के होने से ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप मैनेजमेंट बनाते हो, या मैनेजमेंट का अगर हम देखे जाए यहाँ पर प्रोसेस, तो वहां पे जो लोगों का आप लेकर के आते हो, वो लोगों को एज पर योर एक्सपीरियंसेस या उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से आप लेकर के आते हो, और इसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को, जहां पे वो काम, जो काम हो रहा है वो काम और एफिशिएंट मैनर में होने लगता है, जिससे ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती है। ओके बच्चा, तो यहाँ पे आपका सेकंड इंपॉर्टेंस क्लियर होता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन? तो बच्चा बेसिकली हम सबको पता है कि जिस भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, तो आपको क्या समझना है बच्चों? किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए कि जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो भी क्या है बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनामिक है। यानी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो फैक्टर्स होते हैं बिजनेस विच इज कंसिडर्ड एन बिजनेस एनवायरनमेंट, वो फैक्टर्स हमेशा डायनामिक होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक बच्चा? तो बेसिकली डायनामिक मतलब होता है जो जहां पे चेंजेस होते रहते हैं, कोई भी चीज फिक्स नहीं रहेगी। आज मार्केट जैसा चल रहा है ऐसा नहीं कि हमेशा जीवन भर ऐसे ही चलेगा। यानी कभी हो सकता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल जाए लोगों का, कभी हो सकता है बच्चा कोई एक्ट लागू हो जाए, कभी हो सकता है भाई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से कुछ इंपैक्ट आ जाए ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट बजट की वजह से कोई इंपैक्ट आ जाए। तो देयर आर वेरियस सर्कमस्टांसेस, देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो हमारे कहीं ना कहीं बिजनेस को हिट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से। तो ऑल दो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं एक इकोनॉमी के अंदर, और वी कैन से दैट एक कंट्री के अंदर, सो बेसिकली उस फ्लक्चुएशंस में, उन सर्कमस्टांसेस में भी अच्छा परफॉर्म करना ये कब पॉसिबल है? जब आपके मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा। तो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें एक और इंपॉर्टेंस की, तो मैनेजमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉय टू ओवरकम द रेसिस्टेंस टू चेंज एंड अडॉप्ट एज पर द चेंजिंग सिचुएशन। कि मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग होगा तो वो हेल्प करेगा सभी को, जो भी चेंजेस आए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या और बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, उन चेंजेस को अडॉप्ट करे और पॉजिटिवली वर्क करे, अपने टास्क कंप्लीट करे। गॉट इट? सो ये भी बहुत अच्छा, ज्यादा मतलब हम बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा पूछा जाने वाला हमारा इंपॉर्टेंस है। अगर केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो काफी ज्यादा पूछा जाता है, एंड द थिंग इज कि आपको क्लियर रहेगा। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव? कि अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करवाएगा। जैसे हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था बच्चा? हमने पढ़ा था सिंपल सा थॉट है, अगर हमारे माइंड में एक थॉट चले तो हमें सबको पता होता है कि जब हम मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस पे आते हैं, हमें एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर है, क्या कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो आप बोलते हो सर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विल बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट विल बी और ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द सोसाइटी, ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द पर्सनल। गॉट इट? तो जब पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात होती है, यानी अगर मैं एज ए एम्प्लॉय कहीं पे वर्क कर रहा हूं, तो ऑल तो मेरी खुद के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेरा काम जो कर रहा हूं मैं, तो वो काम से एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, ये तो श्योर हूं मैं, बिल्कुल क्लियर है। बट द थिंग इज कि अगर मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं तो मेरे अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, मेरे अपने कुछ गोल होंगे, मेरे अपने कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ऑल दो क्या हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होते हैं अगर हम बात करें मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस की? तो यस सर, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस में हम बोलेंगे अगर मैनेजमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव करवाएगा। यानी कि सर टाइम टू टाइम अप्रेजल होना, टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट होना, प्रमोशन होना, रिकॉग्निशन मिलना, दिस इज कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो यस, योर आंसर विल बी कि भाई मैनेजमेंट हेल्प्स the individual achieve that personal goals while working towards the organizational objective। तो हमेशा ये बोला जाता है, एक प्रिंसिपल भी होता है बच्चा ये, कि यार वी हैव टू इंटीग्रेट द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होगा, ऐसा नहीं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, बट एम्प्लॉय की जितनी सैलरी थी उतनी ही मिल रही है, ऐसा नहीं होता।
देखा जाता है जब मैनेजमेंट, जहां पे मैनेजमेंट को हम इफेक्टिव एफिशिएंट मानते हैं, वहां पे मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं और पॉजिटिव बनाने के लिए, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बोलेंगे हमें अपने इस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अगर अचीव करवा रहा है, और वो सारे करवाने के लिए हमारा जो एम्प्लॉइज वर्क कर रहा है, उन एम्प्लॉय के भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने चाहिए। करेक्ट। तो चलिए, ये मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। एक और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पे चलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो जैसे ऑब्जेक्टिव में मैंने बोला था कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ मतलब जिम्मेदारी की बात है, तो कुछ जिम्मेदारियां हमारी एज अ मैनेजमेंट टुवर्ड्स दी सोसाइटी भी है। यानी अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और एक ऑर्गेनाइजेशन में रह करके काम कर रहा है और अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवा रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करवा रहे हैं, तो हमारे माइंड में भी ये थॉट होना चाहिए कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज सोसाइटी के भी ऊपर है, यानी सोसाइटी के लिए भी है। तो बेसिकली कौन कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां, कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव है जो हमें सोसाइटी को देना होता है या सोसाइटी के लिए हमें फुलफिल करनी है। तो वीकर सेक्शन को जॉब देना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल को ज्यादा पार्टिसिपेशन देना, ज्यादा नहीं बट मैक्सिमम जितना हम दे रहे हैं आज की तारीख में उससे ज्यादा देना। एंड द थिंग इज कि भाई ब्लैक मार्केटिंग रुकना, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट पहुंचाना। तो ये सारी चीजें जो है ना बच्चा, ये क्या माना जाता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं सर, ये माना जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव। और सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स दी सोसाइटी। ओके, तो चलिए भाई, हमने क्या बोला? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा तो वो ऑब्वियसली सोसाइटी के बारे में भी सोचेगा, बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन अगर रन किया जा रहा है तो वो सोसाइटी से रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। तो अगर सोसाइटी से आपको रिसोर्सेज मिल रहा है तो हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? तो ये एक क्वेश्चन आता है माइंड में, जिसको क्रैक किया जाता है थ्रू द मैनेजमेंट कि यस सर, सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। यानी सिंपल सा है कि हम सोसाइटी को अच्छा कैसे कर सकते हैं? जब हम सोसाइटी को या तो वीकर सेक्शन को जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग रोक रहे हैं, और द थिंग इसकी सारी चीजें आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब कुछ अगर आप प्रोवाइड करो, इट मींस कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के लिए सिंपल सी बात है, ये इंपॉर्टेंस माना जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि अगर मैनेजमेंट है तो वो इस चीज का भी बेनिफिट मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन को कि वो सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो रहा है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो रहा है, ग्रुप ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो रहा है। एंड द थिंग इज की सारी चीजें हमने यहाँ पे जो कवर की। तो ये इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इससे केस स्टडी बहुत सारी आती है। केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। तो बिल्कुल, आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये इजी है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं बच्चा। आप लोगों को बस क्या ध्यान रखना है कि जब भी बात लेवल ऑफ मैनेजमेंट की होती है, तो यार लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है सर? तो बेसिकली बोला जाता है बच्चा कि एक मैनेजमेंट के अंदर, जैसे हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन में हमने इसको क्लियर कर दिया था, इन विच वेरियस इंडिविजुअल्स, हमने क्या बोला? इन विच वेरियस इंडिविजुअल वर्क टुगेदर। जब बहुत सारे इंडिविजुअल लोग, यानी सिंगल पर्सन मिल करके साथ में काम करते हैं, तो यार यहाँ पे एक चीज बोली जाती है कि भाई मैनेजमेंट में मान लो अगर 100 लोग हो गए, अब मैनेजमेंट में 100 लोग हो गए, तो इसको सिस्टमेटिकली एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि भाई कौन से लोग क्या क्या काम करें। तो अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है बच्चों। एक क्या किया जाता है? स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है। गॉट इट? अब ये स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो ये स्ट्रक्चर बनाना किसका काम है भाई? ऑल जो रिस्पॉन्सिबल है इसके, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑल, ये एक फाइनल स्ट्रक्चर रेडी करते हैं मैनेजमेंट के लिए कि कौन कहाँ कहाँ काम करेगा एज इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सपोज करो भाई पूरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लासिफाइड कर दिया गया कितने में? 3 कैटेगरीज के अंदर। क्या ये जो स्ट्रक्चर रेडी किया जाएगा ना, इस पूरे स्ट्रक्चर को 3 जगह से क्लासिफाइड कर दिया गया। सबसे पहले बोला गया कुछ लोग काम करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट, कुछ लोग काम करेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड कुछ लोग काम करेंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विल बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, सो योर आंसर विल बी सर, इट विल बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट विल बी योर टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड विल बी योर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड थर्ड विल बी योर लोअर लेवल मैनेजमेंट। गॉट इट? ठीक है सर, बढ़िया। Levels of management means different categories of managers, the lowest to the highest on the basis of their relative responsibilities, authority and status। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो क्या बोला मैंने यहाँ पर? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑथोरिटीज एंड द थिंग इसकी स्टेटस के अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर को रेडी किया गया एंड इसको क्लासिफाइड किया गया है फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट रैंक। ओके, सिंपल है। जैसे आप लोग अपने अपने स्कूल में भी देखते होगे बच्चा, आप लोग अपने अपने स्कूल में भी देखते होगे, सबसे पहले कौन है भाई? प्रिंसिपल, देन वाइस प्रिंसिपल। ये होगा भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट। देन डिफरेंट डिफरेंट आप जो आपकी बोल सकते हैं स्ट्रीम के एचओडीज हो गए,
वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के एचओडीज हो जाते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो मैनेजर्स की तरह वर्क कर रहे हैं, एंड एक एक एचओडी के अंदर में तीन तीन चार चार टीचर वर्क कर रहे हैं, तो वो सिंपल सी बात हो गई लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ओवरऑल ये थॉट को आप क्लियर रखिएगा कि सर हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये हायरार्की डिसाइड कर दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं भाई कि लोअर लेवल से लेके टॉप लेवल तक, करेक्ट? तो ये इजी था, बट इसको थोड़ा सा और ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल में होता क्या क्या है, टॉप लेवल का काम क्या है, टॉप लेवल में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, जनरली कुछ बेसिक एग्जांपल्स, एंड फिर हम अपने सेशन को कंक्लूड करेंगे। तो चलिए भाई बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की, यानी कि एकदम बिल्कुल जिनको आप बोल सकते हो कि यार जिनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत लोग मानते हैं कि यार सबसे ज्यादा काम जो है ना लोअर लेवल के लोग करते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर हम बात करें, स्टेटस की बात करें, तो भाई वो टॉप लेवल के पास होता है, इज इट? तो ऑल दो हम क्या बोलेंगे, जैसे कि कॉन्सिस्ट ऑफ चेयरपर्सन किसी कंपनी के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, सीएमओ, सीओओ, एंड द थिंग इज कि भाई सीएफओ। तो ये जो सीटीओ, ये जो पोस्ट होती हैं जनरली चीफ वाली, है ना, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर, ये पोस्ट हमेशा किस लिए मानी जाती है भाई, किस लेवल में कंसिडर की जाएंगे, तो ये हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट में कंसिडर की जाती है, करेक्ट? इसका मतलब क्या है भाई, ये लोग काम क्या करते हैं, तो एंड देयर, तो बेसिकली बच्चा चीफ टास्क इज टू इंटीग्रेट एंड टू कोऑर्डिनेट द various activities of the business, framing policies, formulating organization's goals and strategy। यानी गोल्स बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना, जितने भी डिपार्टमेंट्स एक एक के अंडर में है उन सारों को वॉच करना, देखना कि क्या काम हो रहा है, एंड उनको इंस्ट्रक्शंस देना, ऑल द डायरेक्टली लोअर लेवल पे नहीं, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस वगैरह काम मिडिल लेवल का हो जाता है, बट उनके लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, उनके लिए स्ट्रैटेजी डिसाइड करना, ये सारा काम या पॉलिसी बनाना, ये सारा काम किसका होता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। एंड कुछ आपके माइंड में थॉट्स आने चाहिए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में यानी कि किन लोगों की बात हो रही है, इज इट? तो आई होप ये वाला पोर्शन क्लियर है हमारा। देन अगर हम बात करें बच्चा नेक्स्ट, यानी कि सर आप मिडिल लेवल, और वी कैन से दैट द डिविजनल और द डिपार्टमेंटल हेड्स, तो बेसिकली बच्चा एचओडीज हो गए या वेरियस काइंड ऑफ मैनेजर्स हो गए, फाइनेंशियल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, है ना। अच्छा, एक जनरल मैनेजर रहता है बच्चा, जनरल मैनेजर हमेशा ध्यान रखेगा, जनरल मैनेजर, जोनल मैनेजर, ये हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट हो जाता है। बट अगर हम नॉर्मल मैनेजर की बात करें, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, या मार्केटिंग मैनेजर, या अकाउंटिंग मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का कोई हेड, तो एचओडीज एंड ऑल, ये सारी चीजें, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये सारे टर्म्स जो है वो किससे रिलेट किए जाते हैं बच्चा, ये सारे टर्म्स रिलेट किए जाते हैं अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट से। एंड इनका काम क्या होता है, जो पॉलिसी टॉप लेवल ने बनाई है, जो स्ट्रैटेजी टॉप लेवल ने बनाई है, उन स्ट्रैटेजी को फॉलो करवाना लोअर लेवल से, यानी कि गाइड करना लोअर लेवल को, इंस्ट्रक्शंस देना, उनके काम को सुपरवाइज करना, तो ये सारा काम किसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। यानी कि बेसिकली सर मेन टास्क टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज, द मैनेजमेंट टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू इंप्लीमेंट द पॉलिसीज। यानी पहले तो पॉलिसीज को सुनना, खुद से सुनना, भाई मिडिल लेवल में मैं हूं, अगर एग्जिस्ट करता हूं, मैंने टॉप लेवल की सारी पॉलिसीज को सुना, स्ट्रैटेजी सुना, अब वो चीज मुझे इंप्लीमेंट करवानी है, और वो किससे करवानी है, लोअर लेवल से। तो यहाँ पे वो दोनों थॉट्स क्लियर हो रहे हैं कि भाई मिडिल लेवल का टास्क क्या है एंड लोअर लेवल का टास्क क्या है। तो यहाँ पे पूरा थॉट आपको क्लियर होना चाहिए भाई, कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज, एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसिटीज, पर्सनल असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज टू देम। यानी सारा जो एज पर द स्ट्रैटेजी, एज पर दी पॉलिसी, सारी चीजों को अरेंज करना, जो भी रिसोर्सेज की जरूरत है, और वो सारे काम को कंप्लीट करवाना, ये काम मिडिल लेवल मैनेजर का हो जाता है। एंड द थिंग इसकी अगर हम बात करें लोअर लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, यानी बहुत सारे लोग लोअर लेवल से बिलोंग करते हैं, जो फाइनली एक्टिविटी को परफॉर्म करें, है ना, यहाँ पर फाइनली काम हो रहा है, अभी तक काम दिया गया, उस काम को आगे इंस्ट्रक्शंस और ज्यादा क्लासिफाइड कर दिया गया कि ये काम कौन करेगा, ये काम में क्या रिसोर्सेस लगेंगे, वो हम अवेल करवा देते हैं, हम आपको गाइड कर देते हैं, हम आपको स्ट्रैटेजी समझा देते हैं। ये काम मिडिल लेवल का था, बट फाइनली काम कहां हो रहा है, लोअर लेवल में काम स्टार्ट हो गया, यानी एक्शन यहां पे हो रहा है। तो कॉन्सिडर फोरमैन, सुपरवाइजर्स एक्सेट्रा, मेन टास्क टू इंश्योर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज as per the direction, bring workers grievance before the management and maintain discipline, is it? तो ये सारा टास्क इसका हो जाता है बच्चा, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट हो जाता है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि भाई हमने आज इस सेशन में क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके सारे पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हुए, तो ये चीज आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा। एंड उसके बाद हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ा, एंड द थिंग इसको पूरा डिटेल में यहाँ पर आज हमने कंप्लीट कर लिया। सो बच्चा ऑल दो अपकमिंग डेज में भी आप लोग को इसी तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस मिलते जाएंगे। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों को बच्चा फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करना है, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। एंड द थिंग इज कि वो भी आप ही की तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते जाएं, इज इट? सो ऑल द बच्चों, इन्हीं सारी बातों के साथ अभी इस सेशन को यहाँ पर हम लोग फाइनली कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं आपके साथ बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।